हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का एक नए फॉर्मेट में अब डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने डेली ये तय किया है कि 2 क्वेश्चन करेंगे और एक मॉडल आंसर के साथ बिल्कुल 250 शब्दों में या 150 शब्दों में, और दूसरे की स्ट्रक्चरिंग, जिससे आपकी अधिक फ्रिक्वेंटली इस चीज़ की प्रैक्टिस हो सके। तो आज इसी क्रम में आज डे 30 है हमारा, जिसमें हम जीएस पेपर 3 के एक प्रश्न को उठाएंगे, जो कि मुख्यतः संबंधित है इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित। कई लोग कह रहे थे कि इंटरनल सिक्योरिटी के प्रश्न कराए जाएं, और जीएस पेपर 4 का एक प्रश्न उठाएंगे, बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न, और उसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक जो महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक अगर शेयर नहीं किया है तो कृपया इसे शेयर भी करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूपीएससी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ, और यहाँ पे आप जो नया फॉर्मेट है उसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 29 में बताया ही था कि हमारा अपो दीपो भव यानी अपना दीपक स्वयं बने का नया चरण है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि हम एक स्ट्रक्चरिंग करेंगे और एक प्रश्न का मॉडल उत्तर देखेंगे, और रोज की तरह से जीएस पेपर 3 और 4 के कीवर्ड्स का किस तरह से यूज़ करना है। जब आप आंसर सुन रहे हैं, जब आप आंसर लिख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ पे अधिक फोकस होना होगा। आप कंटेंट को एक बार आप एक्स्ट्रा लिखें, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, आप कंटेंट एक्स्ट्रा पढ़ें और जगह से पढ़ें और सोचें और समझें क्वेश्चंस की मांग को। लेकिन जो कीवर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन में कीवर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी के जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं उनको कीवर्ड से बहुत प्यार होता है, इस बात को समझिएगा। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप डाउट पूछते हैं उसके पहले एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लें। जैसे अभी भी नीचे कमेंट सेक्शन में ये डाउट्स आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए, सर एक बार स्ट्रेटजी बता दीजिए कि अभी 45 दिन 50 दिन बचे हैं यूपीएससी का एग्जाम होने में, किस तरह की स्ट्रेटजी रखी जाए। सर जीएस पेपर 4 का में क्या क्या पढ़ना है, एक बार बुक लिस्ट डिस्कस कर दीजिए। तो कृपया आप इन चीज़ों को एक बार प्लेलिस्ट में देखें। मैंने प्री मेंस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, और जो कुछ चीज़ें बची रह गई हैं, जैसे कई लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसकी मांग कर रहे हैं। इन चीज़ों को मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं अकेला हूँ और थोड़ा सा इसमें समय लगता है इन चीज़ों को बनाने में, एनालिसिस करने में टाइम लगता है, मैं कुछ भी उल्टी सुल्टी एनालिसिस करके यहाँ पे नहीं प्रस्तुत कर सकता। तो आप कुछ मुझे समय दें, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहें, उसको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। और रही बात, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो जाएंगे, वैसे हम वीकेंड पे एक आधे घंटे की लाइव क्लास करेंगे। उसमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो जो डाउट उसमें पूछेंगे, पूरे हफ्ते में आप जो जो डाउट आपने पूछे होंगे, या फिर आप लाइव क्लास में आके जो जो डाउट्स पूछना चाहते हैं, वो मैं चर्चा कर दिया करूंगा। तो हम आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, देखिए इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे आपको कई चीजें पता चलने वाली हैं। प्रश्न है, आतंकवाद का प्राथमिक उद्देश्य संगठित अपराध के उद्देश्य से भिन्न होता है, ठीक है, किंतु दोनों के मध्य एक सहजीवी संबंध पाया जाता है, चर्चा कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द टेररिज्म डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बट देयर एग्जिस्ट अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू। डिस्कस। ठीक है, कुल मिलाजुला आपको ये समझना होगा, आप अगर मैं एक साधारण शब्दों में बात करूं तो एक होता है संगठित अपराध। संगठित अपराध जैसे आप कह सकते हैं ड्रग, मानव तस्करी, ठीक है। अच्छा, इसको संगठित अपराध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक संगठन द्वारा होता है। इसमें संगठित अपराध इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक संगठन की काफी विशेषताएं होती हैं, जैसे पदानुक्रम इसमें पाया जाता है, इसमें पूरे भर्ती के मतलब आपको संगठित अपराध, आपको ड्रग तस्कर बनना है, आपको मानव तस्करी बनना है, तो आपको पूरा भर्ती का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। इनका भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, एक निश्चित इनकम की प्रणाली होती है, ठीक है। इस वजह से कुछ गुण हैं इसके, इस वजह से इसको संगठित अपराध कहा जाता है। हालांकि अगर आप डिफिनीशन देखेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसको यूएनओडीसी बोला जाता है, उसमें सीधे सीधे ये बताया गया है 3 या 4 से अधिक लोगों के समूह द्वारा आर्थिक उद्देश्य से किए गए अपराध, ठीक है, आर्थिक उद्देश्य से किए गए अपराध, इसको बोला जाता है संगठित अपराध, ठीक है। और संगठित अपराध की मैंने कुछ विशेषता यहां पे आपको बता दी। अच्छा, ये बात आप समझ चुके होंगे। अब बोल रहा है एक चीज है, दूसरी इसमें प्रमुख चीज है आतंकवाद। और आतंकवाद क्या है? आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित हिंसा है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? जो समूह है या फिर जो मानव समाज है उसमें भय उत्पन्न करना, ठीक है। तो एक सिंपल सी दो लाइन की दोनों की डिफिनीशन है। आपको यह समझना है, कहना प्रश्न की मांग ये है
कि आतंकवाद का जो प्राइमरी उद्देश्य होता है, जो प्राइमरी मोटिव होता है, वो संगठित अपराध के उद्देश्यों से भिन्न होता है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार भिन्न होता है, उस बात को समझेंगे। लेकिन कह रहा है कि दोनों के मध्य एक सहजीवी संबंध है, मतलब दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं। अगर मैं सहजीवी संबंध की बात करूं तो आपने देखा होगा प्रवाल भित्तियों में क्या होता है, एक जूजेंथेलाई होता है, ठीक है, और दूसरा शैवाल होती है, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध के माध्यम से जुड़े रहते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के जीवित रहने के लिए एक दूसरे को पोषित करते हैं और आवश्यक होते हैं। यही बात प्रश्न की मांग है। तो अब हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है, दृष्टिकोण देखते हैं। तो देखिए, भूमिका में आपको क्या बताना है, कुछ एक बैकग्राउंडर दे दीजिए, या तो आप चाहें तो सिंपल ऐसा कुछ बैकग्राउंडर दे सकते हैं कि भारत के समक्ष ये दोनों ही चुनौतियां बहुत ही कठिन है, ठीक है, मतलब दोनों आंतरिक सुरक्षा की एक प्रमुख चुनौतियां हैं। या फिर आप इस तरह का बैकग्राउंडर दे सकते हैं, आतंकवाद और संगठित अपराध की छोटी छोटी दो लाइन की जो मैंने डिफिनीशन अभी बताई, आप वो बता सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आतंकवाद की डिफिनीशन बता के उसको संगठित अपराध से कनेक्ट करके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। या आपका तरीका अलग अलग हो सकता है। मैंने एक तरीका यूज किया है, मैं उसको शो करूंगा। तो आप कुछ बैकग्राउंडर दे दें। उसके बाद मुख्य भाग में आपको क्या बताना है, आतंकवाद एवं ऑर्गेनाइज क्राइम, इसको मैंने ओसी लिख दिया है, के उद्देश्यों में भिन्नता। तो देखिए सीधी बात है, यहां पर यह बात हो गई, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम के उद्देश्यों में भिन्नता, यह बात आपको समझनी है। दूसरा आपको क्या बताना है, दोनों में सहजीवी संबंध है। तो पहला पार्ट तो यह बताना है कि दोनों के उद्देश्यों में भिन्नता होती है, और दूसरे पार्ट में बताना है भिन्नता होते हुए भी दोनों सहजीवी संबंध रखते हैं। और निष्कर्ष में क्या लिखाएंगे, कैसे इन दोनों समस्याओं का समाधान हो सके, यानी इन दोनों समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो सके, यही आपको निष्कर्ष में बताना है। तो इस तरीके से आपका उत्तर कंप्लीट होगा। अच्छा, मेन उत्तर आने से पहले एक बहुत जरूरी बात जो मैं रोज सोचता हूं बताने को लेकिन भूल जाता हूं। देखिए, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी विद गौरव, जिसकी लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दी होती है। मैं रोज सोता हूं लेकिन रोज भूल जाता हूं। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये जो पीडीएफ है, जो आंसर राइटिंग हम डिस्कशन करते हैं या फिर जो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डिस्कशन करते हैं, उस सब की पीडीएफ आपको यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इसीलिए मैं लिख देता हूँ। गौरव को यूट्यूब एवं टेलीग्राम पर भी यही चैनल का नाम है यूपीएससी हिंदी विद गौरव, और आपको टेलीग्राम चैनल पे हिंदी साहित्य, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स पहले से हमने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। और जो भी टेस्ट सीरीज आती है मार्केट में, जो भी निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल सकती है, हम उसको समय समय पे जो भी यूपीएससी रिलेटेड मटेरियल वो अपलोड करते रहते हैं। साथ ही जो इस प्लेटफॉर्म के जो वीडियो अपलोड होते हैं, उसकी लिंक भी दैनिक रूप से उसमें अपलोड हो जाती है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अधिक कनेक्ट हो पाएंगे यूपीएससी एग्जाम से। तो अब हम देखते हैं, लाइन से आंसर करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या लिखा, आतंकवाद, डिफिनीशन लिख दी। आतंकवाद से तात्पर्य संकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों हेतु हिंसा द्वारा जनता में भय उत्पन्न करना है। तो देखिए, मैंने सिंपल एक लाइन की बात बता दी। क्या है, हिंसा। देखिए, एक माध्यम इसका क्या है, ध्यान समझिएगा, इसमें प्रमुख कीवर्ड्स यूज किए गए हैं डिफिनीशन में, और आप देखेंगे केवल 15 से 16 शब्दों में एक उचित डिफिनीशन लिख दी गई है। लिखा उद्देश्य हिंसा द्वारा, यानी हिंसा एक माध्यम होगा, और काम क्या है, जनता में भय उत्पन्न करना है। जनता में भय क्यों उत्पन्न करना है, क्योंकि इनका उद्देश्य राजनैतिक है। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या प्रमुख है, और क्यों है, क्योंकि वहां पे मांग होती है कि जम्मू कश्मीर को भारत से स्वतंत्र कराया जाए, या फिर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद है, ठीक है। इस बात को आप समझ सकते हैं। अब मैंने क्या लिखा, देखिए, मैंने केवल आतंकवाद की डिफिनीशन बताई और अब दोनों का कनेक्शन लिख दिया। मैंने लिखा, भारत हेतु आतंकवाद एवं संगठित अपराध दोनों ही आंतरिक सुरक्षा की एक प्रमुख चुनौती होते हुए भी अपने उद्देश्यों में भिन्न है। तो मैंने बताया कि दोनों एक प्रमुख चुनौती है भारत के लिए, किसकी, इंटरनल सिक्योरिटी की, ठीक है, क्योंकि जीएस पेपर 3 का प्रश्न है, तो हमारे दिमाग में इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। तो मैंने उसी से कनेक्ट करके लिख दिया कि दोनों एक प्रमुख चुनौती हैं, लेकिन थोड़ा उद्देश्यों में भिन्न है। अच्छा, इस बात को समझिएगा। आप चाहें तो आपके पास छूट है कि आप यहाँ पे संगठित अपराध को भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक चाहें तो एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, जबकि संगठित अपराध से तात्पर्य 3-4 से अधिक लोगों द्वारा एक समूह के रूप में किए गए अपराध से है, जिसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक होता है। आप चाहें तो यहां पर जो मैंने शुरुआत में डिफिनीशन बताई थी दोनों की, ठीक है, आप चाहें तो 1-2 लाइन में उसको अरेंज करके लिख सकते हैं। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि आगे वर्ड्स कम पड़ जाते, और उद्देश्यों की चर्चा तो हमें अंतिम में यहाँ पे प्रश्न की मांग ही करनी है। तो मैंने देखिए क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया आतंकवाद और संगठित अपराध, सीधे सीधे उद्देश्यों में भिन्नता एक टेबल के माध्यम से मैं दिखा दूंगा। आप देखिए, स्ट्रक्चरिंग सीधे सीधे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी। तो मैंने उद्देश्यों में भिन्नता क्या बताई, पहला लिख दिया, इसके राजनीतिक उद्देश्य है, ठीक है, यानी
इस्लामिक स्टेट्स की स्थापना, एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, चाहे तालिबान को अगर ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल लें, चाहे तो दोनों यूज कर लें। तालिबान आप देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, अफगानिस्तान पर शासन करना, ठीक है, इसका उद्देश्य ये है, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इस्लामिक स्टेट्स का निर्माण करना। इन चीजों का जो उद्देश्य है, तो आतंकवादियों का उद्देश्य क्या होता है, एक राजनीतिक उद्देश्य होता है, एक सत्ता प्राप्ति इनका उद्देश्य होता है। लेकिन संगठित अपराध आप देखेंगे, ड्रग तस्कर जो होता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, ठीक है, जो जाली नोट की तस्करी कर रहा है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य आर्थिक है, उसको है लाभ कमाना, उसको भैया पैसा कमाना है। तो मैंने क्या लिखा, देखिए इसका आर्थिक उद्देश्य हवाला, धन शोधन आदि के माध्यम से धन अर्जन। तो मैंने ये बता दिया कि भाई एक का तो आर्थिक उद्देश्य था, दूसरे का राजनीतिक उद्देश्य था, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा उद्देश्यों में डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए दूसरे वाले का उद्देश्य क्या है, शक्ति एवं नियंत्रण स्थापित करना प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। मैंने बताया, जैसे एग्जांपल लिया, आप चाहें तो यहां पे लिख दें कि तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में शासन प्राप्त करने के प्रयास। तो आप देख सकते हैं ये जो आतंकवादी संगठन है, इनका उद्देश्य शक्ति एवं क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करना, और इनका यह प्राथमिक उद्देश्य है। जबकि जो मानव तस्कर या फिर जो हवाला संगठन होते हैं, इनका प्राथमिक उद्देश्य ये नहीं होता है, ठीक है। इनका क्या होता है प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य होता है धन अर्जन करना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी, इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है धन अर्जन करना, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया प्राथमिक उद्देश्य नहीं, क्यों, क्योंकि धन अर्जन तो मैंने यहां पे एक बात चर्चा कर दी थी, तो एक ही पॉइंट को दोबारा लिखने से फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा मैंने बताया, जो आप देखेंगे जो आतंकवादी हैं, इनका प्रमुख माध्यम क्या है, हिंसा। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनका माध्यम क्या होता है, हिंसा। चाहे मुंबई अटैक देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर रेगुलर आप देख रहे होंगे, हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं उनको देख सकते हैं, तो इनका प्रमुख उद्देश्य है हिंसा। जबकि जो संगठित अपराध है, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, उनका प्रमुख माध्यम क्या है, प्रमुख उद्देश्य नहीं, सॉरी, प्रमुख माध्यम क्या है, किस माध्यम के द्वारा वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो मैंने लिखा जो संगठित अपराधियों क्या करते हैं, सरकारी तंत्र की कमियों का लाभ उठाते हैं एवं भ्रष्टाचार प्रमुख माध्यम है। आप देखेंगे थोड़ा पैसा खिला दिया तो ड्रग पैडलर को पुलिस ने अनुमति दे दी। आप देखेंगे कि क्या किया, कुछ पैसा खिला दिया तो ठीक है, यहाँ पे चलो अफीम बोलो। तो आप देखेंगे मानव तस्करी भी, भाई गौ तस्करी हो रही है, मानव तस्करी कुछ भी हो रही है, बिना सरकारी मिली भगत के तो यह संभव नहीं है। तो यानी इनका जो प्रमुख आप देखेंगे जो माध्यम है अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का, वो क्या है, सरकारी तंत्र की कमियां और भ्रष्टाचार। ये 2-3 अंतर मैंने बताए उद्देश्यों में। आपको अगर कुछ और समझ में आ रहा हो तो आप एक्स्ट्रा इसको लिख सकते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सर इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ से पढ़ें, उनका मेरे से यही कहना होगा कि यार देखो इसका कोई सोर्स नहीं है, सिंपल सी बात है, ना इंटरनल सिक्योरिटी की हिंदी मीडियम में आपको कोई अच्छी किताब मिलेगी, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट पॉसिबल सोर्स है ARC की रिपोर्ट, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, और मैंने ARC की रिपोर्ट कैसे पढ़नी है वो क्लियर बता दिया है। उसको पढ़िए और थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिए। मेरे हिसाब से इतना बहुत है, बाकी आप लोग अपने सोर्सेज का चयन करने में स्वतंत्र हैं, और जो अच्छे सोर्सेज हैं वो मैं जब GS पेपर 3 के सोर्सेज का डिस्कशन करूंगा तो सारी चर्चा कर दूंगा। तो मैंने ये उद्देश्यों में अंतर बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट आप कह सकते हैं जो प्रश्न का दूसरा पार्ट है उसको लिखूंगा। हालांकि उद्देश्यों में विभेदों के बावजूद आतंकवाद एवं संगठित अपराध के मध्य एक सहजीवी संबंध रहता है, ठीक है। मैंने यही बताया कि भाई देखो दोनों के उद्देश्यों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों में एक सहजीवी संबंध है, और अब सहजीवी संबंध को दिखाना है। अब देखिए आप इस बात को समझिएगा, आपको सहजीवी संबंध दिखाना है, ठीक है। तो यहां भी आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक, आप क्या करें, इस तरीके का स्ट्रक्चरिंग करें। देखिए मैं फिर से स्ट्रक्चरिंग के आपको ऑप्शंस बता रहा हूं। आप पहले बता दें आतंकवाद की संगठित अपराध पर निर्भरता, एक हेडिंग डाल दें कि आतंकवाद किस तरह से संगठित अपराध पर निर्भर है, ठीक है, आतंकवाद निर्भर कैसे है। दूसरी हेडिंग डाल दें आप, संगठित अपराध किस तरह से आतंकवाद पर निर्भर है, ठीक है, संगठित अपराध, ये आप बता दें। और इसमें कुछ पॉइंट्स लिख दें 1 2 3 4, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख दें 1 2 3 4। इस तरीके से भी आप चाहें तो बता सकते हैं। हालांकि एक जो बढ़िया और तरीका होता है, एक ही हेडिंग में कि दोनों में सहजीवी संबंध, दोनों को आप कनेक्ट करके दिखाएं। और आपके पास अगर आपको बहुत अच्छा तरीका है, जैसे आप देखेंगे इसी तरह का प्रश्न UPSC 2018 में आ चुका है, और मैंने उस बार ज्यादा अच्छा इनोवेशन दिखाने के चक्कर में गड़बड़ कर दी। ऐसे ही पूछा था लिंकेजेस बताइए सब में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आतंकवाद दिखाया, यहाँ पे संगठित अपराध बताया, और दोनों को ऐसे लिंकेजेस दिखाने के प्रयास किए कि वित्तीय लिंकेज, यहाँ पे मैंने बताया कि राजनीतिक लिंकेज, ठीक है। इसी तरह से मैंने हर चीज ऐसे बनाने का प्रारंभ किया, और फिर क्योंकि प्रैक्टिस थी नहीं इस तरह के फ्लो डायग्राम बनाने की, और सीधे मैं एग्जाम में 2018 वाला
2019 वाले में नहीं, जो 2018 में मैंने मेंस लिखा था, तो मैंने सीधे वहां पर प्रयास करना प्रारंभ किया और वहां पर क्या हुआ, मेरा फ्लो डायग्राम पूरा हौच पौच हो गया, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो गया। तो इसीलिए आप फ्लो डायग्राम तभी बनाएं, मेरा सजेशन यही होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो पहले से, ठीक है। एग्जाम में जाके कुछ नया फ्लो डायग्राम बनाने का ट्राई मत करिएगा। तो अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, सहजीवी संबंध कैसे दिखा रहा हूं। पहला वित्त पोषण, देखिए क्या लिखा, ISIS जेम जैसे जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी समूह वित्त पोषण हेतु मानव तस्करी, ड्रग हवाला आदि संगठित अपराधों पर निर्भर रहते हैं। तो मैंने बताया कि वित्त पोषण हेतु आतंकी किस पे निर्भर है, संगठित अपराध पे, ये बात समझा दी। जबकि आतंकियों द्वारा उत्पन्न अस्थिरता संगठित अपराध हेतु उत्पन्न उचित माहौल उत्पन्न करता है। मैंने ये बताया कि देखिए पहले तो ये बता दिया कि आतंकी संगठित अपराधों पर निर्भर है वित्त पोषण के लिए। दूसरा बताया कि जब आतंकवादी अस्थिरता उत्पन्न कर देते हैं, राजनीतिक अस्थिरता, उदाहरण का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान आप देखेंगे दुनिया का अफीम बोने वाला सबसे प्रमुख जगहों में से एक है। तो वो क्यों है, क्योंकि जो तालिबान है, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में उत्पन्न अस्थिरता ने उचित माहौल प्रदान किया है, किसके लिए, संगठित अपराधों के लिए। तो मैंने इस बात को बता दिया, किसमें, वित्त पोषण में। या तो आप चाहें तो आर्थिक सहजीविता लिख सकते हैं, यहाँ पे आर्थिक सहजीविता हेडिंग डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है, आपका जो भी आपका वॉइस ऑफ कॉन्साइंस कह रहा है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मानव संसाधन, ठीक है। हालांकि देखिए ये एक मैप है, ये मैंने एक मैप बनाया है। अब मैप क्या है, मैंने थोड़ा सा गलत जगह बता दिया, मैप मुझे तीसरे पॉइंट में बनाना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये दूर लिखा है। होता क्या, देखिए एग्जाम में मैं आपको एक चीज बताता हूं जो हमेशा मैं ट्राई करता हूं, कुछ इसीलिए आपको आपके सामने सीक्रेसी मेरी सामने आएगी जैसे जैसे हम प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। जनरली मैं क्या करता हूं, जब प्रश्न पढ़ता हूं तो मुझे लगता है इस प्रश्न में एक मैप बनाना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपने अंदाजन एक जगह चॉइस का अपने सेलेक्ट करके वहां पे जल्दी से इंडिया का 10 लाइन में मैप बना देता हूं, या जो भी मुझे मैप बनाना हो वो बना देता हूं। इसके अलावा मैं क्या करता हूं, अगर मेरे दिमाग में बहुत अच्छा निष्कर्ष तुरंत आया तो जो तीसरे पेज का जो एंड पॉइंट होता है, जैसे यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मैंने निष्कर्ष क्या किया था, सबसे पहले लिख दिया था, ठीक है, तीसरे पेज के एंड पॉइंट पे, क्योंकि मुझे पता है कि यार 3 पेज तो भर रही है जनरली। अच्छा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, अभी आप ऐसा प्रयास मत करें, क्यों, क्योंकि पता चला आपको 2 ही पेज भर रहे हैं, आपका तीसरा पेज शुरू नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही देखने में बेकार सा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे खासे की थी, तो मैं क्या करता था, जनरली मुझे लगता था कि निष्कर्ष बहुत अच्छा मेरे सामने है, तो मैं एक स्पेस सेलेक्ट करके पहले निष्कर्ष लिख देता था। तो उससे क्या होती थी, आंसर राइटिंग की, मैंने बताया ही जैसे कि आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए आप निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन अगर आपके दिमाग में रटे रटाए हैं, पहले से ही बने हुए हैं, तो आप उसको लिख देंगे, तो क्या होगा, जो मेन बॉडी होगा वहां पे आपकी स्ट्रक्चरिंग काफी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन देखिए उसी का वही मैंने कहा कि थोड़ा सा नुकसान भी होता है। अब यहाँ पे मैप मुझे नेक्स्ट पॉइंट में बनाना था, भारत वाले में, लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास, मैंने वहां पे बना दिया था ऑलरेडी मैप। कोई बात नहीं, ये गड़बड़ी इस वजह से भी हुई क्योंकि आईपैड पे आंसर लिख रहा हूं, तो थोड़े फॉन्ट्स जो इसके फॉन्ट हैं वो थोड़े और बड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो फॉन्ट बड़े होने के कारण जगह की जो थोड़ी सी जो प्रैक्टिस थी वो ऊपर नीचे हो गई है। लेकिन आप इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिख दें, मैप मतलब जहां पे आवश्यक हो वहीं पे बनाएं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, दूसरा संबद्धता सहजीविता कैसे दिखाई, मानव संसाधन क्या बताया, फर्जी आईडी, वीजा आदि के लिए आतंकी संगठित अपराध के नेटवर्कों का सहारा लेते हैं, ठीक है, जबकि आतंकी ड्रग पैडलर, हवाला आदि में भूमिका निभाते हैं। तो मैंने बताया देखो मानव संसाधन में भी दोनों एक दूसरे को सहजीविता प्रदान कर रहे हैं। क्यों, कि आपको फर्जी आईडी बनवानी है, आपको नकली वीजा लगवाना है, भारत में आपको फर्जी तरीके से बांग्लादेश से प्रवेश करना है, चाहे जो रोहिंग्या आप कह सकते हैं, जो रोहिंग्या प्रवासी हैं उनको शरणार्थी हैं उनको प्रवेश करना है, तो क्या करेंगे, वो इनका प्रयोग करेंगे, संगठित अपराधों का प्रयोग करेंगे। जो आतंकवादी हैं वो भी आप देखेंगे नेपाल के रास्ते या फिर पाकिस्तान के रास्ते प्रवेश लेते हैं, तो जनरली क्या करते हैं, फर्जी वीजा आईडी जो कार्ड होते हैं उनके पास संगठित अपराधों के द्वारा ही उनको मिलता है। और आतंकी क्या करते हैं, संगठित अपराधों को कैसे सहजीविता प्रदान करते हैं, जो आतंकवादी हैं अपने साथ ड्रग, इसके अलावा हथियार ये ले आके दे देते हैं किसको, संगठित अपराधियों को। तो ये हो गया दोनों एक दूसरे को आप कह सकते हैं कार्मिक, है ना, जैसे अपना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है DOPT, वैसे इनका भी एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, वहां पे ये भी कार्मिक जो हैं एक दूसरे का काफी अच्छे से सहयोग करते हैं। तो इस बात को आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, जहां पे मुझे मैप बनाना था, मैप दिखाना था, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप अरेंज कर लें अपने आंसर में। भारत गोल्डन ट्राइंगल एवं गोल्डन क्रिस्केंट जैसे मादक द्रव्यों के हॉटस्पॉटों के सीमा साझा करता है।
प्राय यही क्षेत्र, उदाहरण जम्मू एंड कश्मीर, पूर्वोत्तर, आतंकवाद से अधिक प्रभावित है। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत का ये ड्रग वाला जो रीजन है, आप देखेंगे जो ये विश्व के ये दोनों रीजन है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है। गोल्डन क्रिस्केंट क्या होता है? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री मिलके अर्धचंद्राकार, गोल्डन क्रिस्केंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, यानी स्वर्णिम अर्धचंद्राकार, इसकी शुद्ध हिंदी होगी, आप चाहें तो लिख दें। मैं जनरली शुद्ध हिंदी नहीं यूज करता हूं एग्जाम में, जो वर्ड फ्लो में आते हैं वो लिखते जाता हूं। गोल्डन ट्राइंगल क्या होता है? यहां पे है, देखिए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, MLT, ठीक है। तो फिर से याद कर लें, गोल्डन ट्राइंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये 3 कंट्री मिलकर ट्राइंगल की संरचना बनाती है, इनको गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं। ये जो 3 कंट्री हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, यहां पे हथियारों का बहुत ज्यादा व्यापार होता है। और ये जो 3 कंट्री हैं, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्या है? ये यहां पे ड्रग्स, अफीम, दुनिया की सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं दुनिया का 90% अफीम यहीं पर बोया जाता है। तो भारत क्या है? देखिए, दोनों के बगल में है भारत, एक तरह से आप कह सकते हैं दोनों के रास्ते पे ही है। यहां पे मैंने इसीलिए रास्ता ही बना दिया, परिचालन मार्ग पे ही है। तो आप देखेंगे जो इनके बाउंड्री पे हमारे जो भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत, इसके अलावा जो इसके बाउंड्री पे राज्य है हमारा पंजाब, आप उड़ता पंजाब देख लें या फिर आप उड़ता जम्मू कश्मीर देख लें, तो दोनों ही क्या है? आप देखेंगे कि आतंकवाद से अधिक प्रभावित हैं, जबकि दोनों ही यहां पे आप देखेंगे दोनों ही संगठित अपराधों के क्षेत्र में स्थित हैं। तो इस बात को मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से बताया है। इस एग्जाम्पल को आपको जरूर यूज करना है, क्योंकि भारत से संबंधित प्रश्न है और जरूर यूज करें, तो बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। चौथा पॉइंट, अवैध हथियारों, गोला बारूद हेतु तस्करों के नेटवर्क का प्रयोग। तो आतंकवादी क्या करते हैं? अवैध हथियारों के लिए तस्करों के नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। देखिए, आजकल क्या है, बहुत सारे ऑटोमेटेड हथियार हो गए हैं, AK-47, जो M20, M19, जो भी गन है, क्या आती है? अलग अलग पार्ट्स में आती हैं। तो अब क्या करते हैं तस्कर? क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट्स में गन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं ताकि पकड़े ना जाए। तो इन्हीं नेटवर्क का प्रयोग आतंकवादी करते हैं। गोला बारूद जो भी है, आपने अगर एक अमेजन प्राइम पे एक शो आया है काफी फेमस, अमेजन प्राइम पे आप देखेंगे फैमिली मैन, द फैमिली मैन, अगर देखेंगे तो आपको पता चल जा रहा होगा उसमें किस तरह से आतंकी जो है अपने हथियारों का ट्रांसफर इधर से उधर करते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं। 5वां, भर्तियों हेतु एक दूसरे के कार्मिकों का प्रयोग। मैंने सीधे बताया, उदाहरण के तौर पे बता दिया, ISIS ऑनलाइन भर्ती अभियान चलाता है। तो ये क्या करते हैं भाई? जो कार्मिक, इनको लोग भी तो चाहिए, आतंकवादी घटनाएं करनी है, आपको ड्रग तस्करी करना है, जो भी आपको अच्छा काम करना है, इतना बढ़िया बढ़िया काम, तो आपको क्या करना होगा? भर्ती करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं? एक दूसरे के कार्मिकों का भी उपयोग करते हैं। कभी आप देखेंगे आतंकी जो हैं कभी तस्कर बन जाएंगे और कभी तस्कर आतंकी बन जाएंगे। अच्छा, क्यों बनते हैं? इसका एक प्रमुख कारण आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप तस्करी के प्रभावित हैं या फिर आप ड्रग बहुत ज्यादा लेते हैं, तो जो आतंकी आपको डरा धमका के कहेंगे यार तुम ऐसा है, मेरे लिए आतंकवादी घटनाएं करो, आपको आसानी से, आपका ब्रेन वॉशिंग बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। तो एक दूसरे के कार्मिकों का प्रयोग यहां पर आसानी से हो जाता है। 6वां पॉइंट मैंने बताया, दोनों का अवैध गठजोड़ इन गतिविधियों को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है तथा सामान्यतः नशे के शिकार व्यक्ति आसानी से स्लीपर सेल बन जाते हैं। तो जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया कि दोनों का जो अवैध गठजोड़ है एक दूसरे को क्या कर रहा है? और ज्यादा शक्ति प्रदान कर रहा है, एक दूसरे को आप कह सकते हैं चक्रीय प्रक्रिया से और ज्यादा फोर्स प्रदान कर रहा है। और आप देखेंगे नशे से पीड़ित व्यक्ति जनरली स्लीपर सेल बन जाते हैं। हॉलीडे मूवी अगर आपने देखी होगी, अक्षय कुमार की है, ठीक है। जनरली मैं मूवीज काफी देखता हूं, वीकेंड पे मैंने आपसे बताया भी था जो टाइम मैनेजमेंट की डिस्कशन की थी, मूवीज काफी देखता हूं। तो हॉलीडेज में आप हॉलीडे मूवी में देखेंगे तो अक्षय कुमार का स्लीपर सेल आपने देखा होगा। तो स्लीपर सेल आप देखेंगे जो नाव में बैठे रहते हैं, तो सारे यही सब ड्रग तस्करी, जो भी पूरा कारोबार है वो सारे डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या क्या निष्कर्ष लिखा, ठीक है, जो मैंने आपसे पहले ही शेयर किया कि मैं इसको पहले ही लिख देता हूं। तो देखिए, एक निष्कर्ष क्या है? इन दोनों ही सुरक्षा चुनौतियों को राष्ट्रीय उपायों, जिसमें मैंने लिखा है सीमा प्रबंधन, कानून प्रवर्तन आदि, जैसे भारत में कई सारे कानून हैं, उसका पालन किया जाए, तथा अंतर्राष्ट्रीय उपायों जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स आदि मंचों पर सहयोग, UNODC के सुझावों, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के साथ एकीकृत तरीके से निपटना होगा। मैंने सीधे बताया, दोनों को अलग अलग तरीके से न देखा जाए, एकीकृत तरीके से देखा जाए और दोनों से एकीकृत तरीके से निपटा जाए। ये मैंने सॉल्यूशन में बता दिया। आप चाहें तो आप कुछ नया सॉल्यूशन में कह सकते हैं, आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूलों का विश्लेषण के माध्यम से प्रयोग करके इनका वित्त पोषण रोका जाए। जैसे कि जनरली एक स्टेटमेंट UPSC बार बार कहती है, कई हिस्से में प्रयोग किया गया है, कि जो वित्त पोषण है, वित्त पोषण आतंकवाद एवं संगठित अपराध का क्या है? ब्लड लाइफ है, मतलब कह सकते हैं आप जीवन रेखा है।
तो अगर वित्त पोषण ही रुक गया तो ये गतिविधियां आराम से रुक जाएंगी। तो आप चाहें तो इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा पेपर 4 होगा। और मैंने पहले ही बताया कि मैं केवल स्ट्रक्चरिंग बताऊंगा, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ थ्योरीज बताऊंगा कैसे करना है, और आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपने किया प्रैक्टिस की नहीं किया। और इसके अलावा आप अपनी कॉपी एक दूसरे से शेयर करें, ठीक है। आप चाहें तो एक ग्रुप्स बना लें, जो भी आपकी मर्जी, आप एक दूसरे से शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग एक प्रमुख तत्व होता है यूपीएससी की तैयारी का। तो देखिए, एथिक्स पेपर 4 का प्रश्न क्या है, हिंदी में पढ़ता हूं पहले। सफल होने के लिए अभिवृत्ति क्षमता से अधिक नहीं तो कम से कम क्षमता जितनी महत्वपूर्ण है। अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो यहां पर देखिए, पहली बात, दो चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से बताना है। अगर आपने उदाहरण नहीं दिया तो समझ लीजिए गड़बड़ है, मतलब आपने सिर्फ थ्योरी लिख दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप बोला गया है उदाहरण देके विवेचना कीजिए। अच्छा, अपने दैनिक जीवन का मतलब ये नहीं कि केवल आप ही जो कर रहे हैं आपको वही बताना है। जो आप कर रहे हैं वो आप बताएं, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो आप आपस में दैनिक जीवन में आप जो खबरें पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को आप देख रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो भी वो आपके दैनिक जीवन का उदाहरण माना जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं प्रश्न को। फॉर अचीविंग सक्सेस एटीट्यूड इज इक्वली इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन एबिलिटी। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो ये बात पूछा है इंग्लिश में, बोला एटीट्यूड इक्वल इंपॉर्टेंट है कम से कम, अगर अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्षमता से इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, दोनों की एक एक लाइन की डिफिनीशन लिख देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों की शॉर्ट डिफिनीशन आपको बता दी है सामने से, ठीक है। एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है, अभिवृत्ति और क्षमता दोनों ही क्यों जरूरी हैं एक मानव में सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगर आपको सफल होना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आईएएस बनना है, तो आपके अंदर आईएएस बनने का एटीट्यूड भी होना चाहिए, ठीक है। यानी आप जो जॉब है, जो नौकरी आईएएस को, उसको सकारात्मक तरीके से देखते हो। दूसरा, आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। इस बात को आपको उदाहरण की सहायता से डिस्कस करना है। अच्छा, डिस्कस करना है, डिस्कस करने का मतलब यह है कि आप बताइए कि बिल्कुल सही बात है। एक आध पॉइंट आप चाहें तो अलग तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है। एक आध तरीके से आप चाहें तो, अभी जैसे मैं डिस्कशन कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से करता हूं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसको आपको उदाहरण देते हुए समझाना है, ये बात आप समझ चुके होंगे। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, दोनों चाहें तो आप डिफिनीशन दोनों की एक एक लाइन की लिख सकते हैं। ज्यादा नहीं लिखना है, इस बात को समझें, क्योंकि 150 शब्दों में जो मेन पार्ट है वो लिखना है। तो क्या लिखें, किसी विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव, इसको बोलते हैं अभिवृत्ति। यानी एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड जनरली हम कहते हैं यार तुम्हारा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, या फिर हम कहते हैं यार तुम बहुत निगेटिव इंसान हो यार, है ना, ऐसे डिस्कशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एटीट्यूड क्या है, आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं, सकारात्मक तरीके से देखते हैं या नकारात्मक तरीके से देखते हैं, वही भाव जो आपके मन में भाव उठते हैं वही बोलता है एटीट्यूड। क्षमता क्या होती है, क्षमता आपका सामर्थ्य होती है किसी कार्य को दक्षतापूर्व करने का, ठीक है। आपके अंदर क्षमता है तभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन दक्षतापूर्वक कर पाएंगे। अब बोल रहा है कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं इक्वली, बोल रहा है कि एटीट्यूड अगर क्षमता से अधिक नहीं तो कम से कम इक्वली तो इंपॉर्टेंट है ही। अब देखिए, मैं कुछ एग्जांपल आपको देके बताता हूं। जहां पे एक तो मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, ठीक है, और एटीट्यूड और कैपेबिलिटी का मैंने टेबल बना दिया यहां पे सामने, बस समझाने के लिए। अब आंसर आपको खुद से लिखना है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बस समझा के चला जाता हूं। एटीट्यूड है, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, यार वेरी गुड, मुझे आईएएस बनना है और आईएएस की नौकरी इतनी अच्छी है। आप दिन भर फेसबुक पे बैठ के, दिन भर इतना सकारात्मक एटीट्यूड है कि दिन भर फेसबुक पे बैठ के आप मोटिवेशनल वीडियोस क्या करते हैं, शेयर करते रहते हैं कि ये आईएएस का वीडियो देखिए, आप ऐसे मोटिवेटेड हो जाएंगे कि आप पूरी तरीके से मतलब फोड़ देंगे, इसी बार एग्जाम फोड़ देंगे। तो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि एकदम भगवान मान लेते हैं कि आईएएस ऑफिसर देखा नहीं, चरणों पे गिर गए। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है आईएएस की नौकरी के लिए। लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी मतलब आपके अंदर आंसर राइटिंग आपको आता नहीं है, आंसर राइटिंग में आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या है, आप आईएएस बन सकते हैं कभी, बताइए, नहीं बन सकते, इसका जवाब है। अच्छा, दूसरा, आपके अंदर एटीट्यूड बड़ा निगेटिव है, ठीक है, एटीट्यूड निगेटिव है, कहते हैं यार भ्रष्टाचार पूरा जिंदगी भरा पड़ा है और इससे बढ़िया तो मैं कॉर्पोरेट में 2 करोड़ रुपया सालाना कमा लूंगा। तो आपको आईएएस जॉब के प्रति ही निगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी है, यानी आंसर राइटिंग और जो भी चीजें आप पढ़ते हैं बहुत जल्दी याद होता है। आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत, मतलब ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग एकदम कमाल का लिख देते हैं। तो आपके अंदर क्षमता है लेकिन एटीट्यूड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आईएएस बन पाएंगे कभी नहीं। क्यों, आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे भाई, निगेटिव एटीट्यूड है। तो एक एग्जाम्पल यही हो गया, आप ऐसे समझा दें।
अच्छा, दूसरा मुझे बताना है एटीट्यूड इज ग्रेटर इंपॉर्टेंस, क्योंकि क्या बोला है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में बोला है अभिवृत्ति क्षमता से अधिक नहीं तो क्षमता जितनी महत्वपूर्ण है। तो एक पॉइंट मैं ये भी बता दूं कि नहीं यार, अभिवृत्ति क्षमता से अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कैसे बताऊंगा, मान लीजिए कोई दिव्यांग पर्सन है, ठीक है, दिव्यांग पर्सन है, हो सकता है कि आंखें ना हो, ठीक है, हो सकता है लिख ना पा रहा हो, लेकिन आप देखेंगे हर साल आईएएस वो भी बनते हैं। यहां पे आप ये भी समझें, आईएएस तो ये भी बनते हैं, ठीक है। क्यों भाई, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी क्षमता की कमी थी, लेकिन एटीट्यूड इतना हाई था, इतना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड था कि उन्होंने मेहनत की, एटीट्यूड को डायरेक्शन दिया, मेहनत की और काम हो गया, आईएएस बन गए। तो इस बात को आप समझिएगा। तो 2 पॉइंट्स यहां मिल गए, 2-4 पॉइंट्स और मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं। मान लीजिए आपको राजनीतिक क्षेत्र में ही सफल होना है, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में ही सफल होना है। अब जैसे यहां पे आप देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो राजनीति के प्रति उनका एटीट्यूड क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव है। देखेंगे आप, बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में बात करूं, कैपेबिलिटी बहुत हाई है, तो क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। दूसरा मैं उठा ले रहा हूं राहुल गांधी, ठीक है, मुझे किसी को बेइज्जत नहीं करना और कृपया आप इनका नाम न लिखें, ठीक है, बस आप जनरली एक ऐसे बता दें कि राजनीतिक रूप से भी देखें तो ऐसा ऐसा होगा, 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू कोट करें। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का नाम आपको कोट नहीं करना है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। राहुल गांधी आप देखेंगे राजनीति के प्रति एटीट्यूड भी उनका बिल्कुल नकारात्मक है, ठीक है। जनरली उनको क्या कहता है, फोर्सफुली भेजा जाता है कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आओ, ठीक है, जबरदस्ती भेजा जाता है। आप देखेंगे संसद में भी सोते रहते हैं, ऊँघते रहते हैं। तो क्या एटीट्यूड भी नकारात्मक है, कैपेबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो क्या है भाई, इनमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं। आप अमित शाह को ले लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, हालांकि आप कहेंगे कि यार बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ ले लीजिए, ठीक है। एटीट्यूड मैं कह सकता हूं राजनीति को लेके उनका बहुत अच्छा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेके, ठीक है। जनरली आप देखेंगे कि वो जो एटीट्यूड का मतलब आप कह सकते हैं, या फिर मैं ऐसे कहूं, ऐसे सिंपल सी बात, दूसरे तरीके से एटीट्यूड उनका बहुत पॉजिटिव है राजनीति को लेके। क्यों, रेगुलर आप देखेंगे मीटिंग करते रहते हैं, रेगुलर देखेंगे गृह मंत्री के पोस्ट को काफी अच्छे से निभाते हैं, ठीक है। जनरली आप देखेंगे जो चुनाव कार्य का संचालन था काफी अच्छे से करते हैं। लेकिन कैपेबिलिटी की मैं बात करूं तो कैपेबिलिटी आप समझे, अगर अमित शाह खुद से इलेक्शन लड़े बिना मोदी इफेक्ट के तो क्या जीत पाएंगे? तो इस बात को समझिएगा, उनके अंदर कैपेबिलिटी, जो भाषण देने में जो लीडरशिप चाहिए उसकी थोड़ी कमी है। तो आप इस तरीके से तुलना कर सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट में आप देख सकते हैं, खेलों का एग्जांपल ले सकते हैं। विराट कोहली को देख लीजिए कि विराट कोहली का एटीट्यूड भी है, कैपेबिलिटी भी है। धोनी का देख लीजिए, एटीट्यूड कैपेबिलिटी दोनों है। किसी और को देख लीजिए आप, जैसे ऋषभ पंत को देख लीजिए, ऋषभ पंत के अंदर क्या है, एटीट्यूड नकारात्मक है, बहुत अच्छा नहीं है, कैपेबिलिटी है, बार बार लोग कहते हैं कर लो यार, लेकिन करता नहीं है। इस तरीके से आप 2-4 एग्जांपल जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल में आप नेमार को देख सकते हैं, मेसी को देख सकते हैं, रोनाल्डो को देख सकते हैं। 2-3 एग्जांपल आप कहीं से भी उठा के लिखें दैनिक जीवन के, और इस आंसर को कंप्लीट करके बताएं। नीचे कमेंट सेक्शन में जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो निश्चित ही बताएं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का भी वीडियो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव रहा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को बताएं, ये भी बताएं कि कैसा लगा वीडियो, नया फॉर्मेट हमारा सही है, कुछ कमियां हैं, कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मैं भी किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकता हूं इसको भी बताएं। और इसी के साथ कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।